हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स आयकर कक्षा 10वीं गणित के भाग 2 में अग्रिम कर और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले पार्ट में हमने एक सामान्य प्रश्न को लिया था। इस भाग में हम अग्रिम कर और कुछ विशेष परिस्थितियों में आयकर को निकालने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 4 को आधार लिया है। पिछले पार्ट में मैंने बताया था, उसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई भी प्रश्न आएंगे, इस प्रश्न को आपको 3 भागों में बांटना होता है। सबसे पहले सवाल का पहला भाग, जिसके अंतर्गत आपको वार्षिक आय के साथ साथ छूट के रूप में बचत या दान का उल्लेख होता है, उस पर ध्यान देना होता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है कर योग्य सीमा की अलग अलग स्लैब की राशि। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है सरचार्ज या अधिभार, जो हमको प्रश्न के सबसे आखिरी भाग में बनाना होता है। इस प्रश्न की खासियत यह है कि इसमें सबसे पहले मासिक आय दी गई है, साथ ही जो LIC या जीवन बीमा प्रीमियम है वो अर्धवार्षिक दी गई है, और इस प्रश्न में आपको अग्रिम कर की भी जानकारी दी गई है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखें हल, और हल लिखने के पश्चात हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन चालू होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कुल वार्षिक आय। पिछले प्रश्नों में हमने देखा था कि कुल वार्षिक आय आपकी वार्षिक दी गई थी, जबकि इस प्रश्न को हम पढ़ें वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 40,000 रुपये है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी जो वेतन से आय दी गई है ये दी गई है मासिक या मंथली, और चूंकि हमको आयकर की गणना पूरे वर्ष भर के लिए करनी होती है, इसलिए हम वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए 40,000 रुपये की राशि में से 12 माह का गुणा करेंगे। इस प्रकार यह राशि हो जाएगी 4,80,000 रुपये। ये हुआ सबसे पहला कैलकुलेशन। दूसरी चीज हम निकालते हैं कुल छूट या कटौती। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो छूट या कटौती है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले ही होती है बचत, जिसकी छूट हमें मिलती है धारा 80C के अंतर्गत, और दूसरी छूट होती है दान के रूप में, जिसकी छूट मिलती है धारा 80G के अंतर्गत। आगे प्रश्न में कहा है कि वह 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है और 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। इस प्रश्न में केवल बचत का उल्लेख है, तो केवल हम बचत कलेक्ट करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमारे प्रश्न में बचत भी था और दान की राशि भी दी गई थी। सामान्य भविष्य निधि, यहां हम ले लेंगे सामान्य भविष्य निधि, जिसकी राशि आपके प्रश्न में दी गई है 42,000 और वो भी वार्षिक। तो यह राशि हम ले लेंगे पूरी 42,000 रुपये। दूसरी बचत है नंबर B कर लेंगे हम, जीवन बीमा प्रीमियम, जिसे हम LIC भी कहते हैं। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक। इसका अर्थ निकला कि 6 माह के लिए 6,000 है, जबकि जीवन बीमा प्रीमियम चुकाई जाती है वार्षिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 6 माह के लिए राशि दी गई है 6,000, तो हमें इस पर 2 का गुणा करके वर्ष भर का जीवन बीमा प्रीमियम निकालना होगा।
तो 6 का गुणा हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी राशि हो जाएगी 6 दूनी 12,000 रुपए। आपके प्रश्न में और कोई भी बचत का उल्लेख नहीं है तो यहाँ करेंगे हम कुल बचत, जिसकी राशि हो जाएगी 42,000 और 12,000, इसको जोड़ने पर यह राशि हो जाएगी 54,000 रुपए। यह हमने निकाल लिया कुल छूट या कुल कटौती। तीसरा कैलकुलेशन होगा कुल कर योग्य वार्षिक आय। कुल कर योग्य वार्षिक आय की गणना करने के लिए हम कुल वार्षिक आय की राशि में से घटा देंगे छूट के रूप में हमारे पास प्रश्न में उपलब्ध कुल बचत राशि। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि कुल वार्षिक आय आपके प्रश्न में हमने निकाल रखी है 4,80,000 रुपए। 4,80,000 में से हम कुल बचत जो हमने यहां निकाला है 54,000, ये हम घटा देंगे। तो 4,80,000 में 54,000 घटाने के पश्चात कुल कर योग्य वार्षिक आय ये हो जाएगी 4,26,000 रुपए। अगले स्टेप में इसी 4,26,000 रुपए की राशि पर हम टैक्स निकालेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, कुल बचत की राशि जो 54,000 रुपए दी गई है ये हमने निकाला है। प्रश्न में कहा है कि आयकर में छूट समस्त बचत का 100% अर्थात अधिकतम 1,00,000 रुपए है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कुल बचत की राशि प्रश्न में दी गई राशि से अधिक नहीं हो सकती। आपके प्रश्न में बचत दी गई है 54,000 की और यहाँ पर अधिकतम सीमा है 1,00,000 की। तो चूंकि 1,00,000 की राशि से कुल बचत कम है तो आपको 54,000 की पूरी राशि की छूट प्राप्त होने वाली है। आइए देखते हैं हम अब ये टैक्स किस प्रकार से निकाला जाएगा। नंबर 4 जो हम निकालने वाले हैं वह है सकल देय आयकर। इसके ठीक पहले हमने निकाला था कर योग्य वार्षिक आय, जिसकी राशि हमने निकाली थी 4,26,000 रुपए। इसी राशि को आधार लेकर हम फिर से टैक्स निकालेंगे। प्रश्न के दूसरे भाग में ध्यान देंगे, यहाँ पर आपके पास टैक्स स्लैब दिया गया है जिसमें कहा है 2,50,000 रुपए तक की राशि पर आपको कोई आयकर नहीं देना होगा। 2,50,000 से लेकर 5,00,000 तक के बीच की राशि पर 10% की आयकर देनी होगी। इसी प्रकार आगे की रकम पर क्रमशः 20% और 30% की कर देनी है। तो देखते हैं आपके प्रश्न में ये स्लैब हम कहाँ तक कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। सबसे पहले सकल देय आयकर की गणना करने के लिए आपको 2 भाग कर लेने हैं। सबसे पहला भाग होगा आय की राशि और दूसरा भाग होगा आय कर राशि। आइए देखते हैं हम। प्रश्न में कहा है कि 2,50,000 तक कोई भी आयकर नहीं लगेगी, तो हम इसको करेंगे नंबर 1 आय की राशि 2,50,000, ये प्रथम है। 2,50,000 पर आयकर की राशि आपके प्रश्नानुसार नील है, अर्थात कोई भी आयकर की राशि आपसे नहीं ली जाएगी। दूसरा हम देखते हैं आपकी कर योग्य वार्षिक आय हमने निकाल रखी है 4,26,000, जिसमें से आपको छूट मिल चुकी है 2,50,000 की। तो शेष राशि, अब ध्यान रखेंगे आपके प्रश्न में कहा है कि 2,50,000 1 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए तक की राशि, हमारी राशि केवल 4,26,000 है। इसका अर्थ निकला कि हमारा सवाल स्लैब नंबर 2 तक ही जाएगा और इसके आगे हमको और नहीं जाना है। आगे कब जाएंगे? जब हमारी राशि, ये जो राशि 4,26,000
ये 5 लाख से अधिक होती। तो शेष बचा, शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल कर योग्य वार्षिक आय में से माइनस कर देंगे 2,50,000 की राशि जो हमको टैक्स के रूप में नहीं देनी है। तो 4,26,000 में 2,50,000 घटाने के पश्चात आपके पास राशि बच जाती है 1,76,000। प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, इस पर 10% टैक्स काट लेना है। तो 1,76,000 का 10% टैक्स काटने के बाद इसकी राशि हो जाएगी 17,600 रुपये। इस प्रकार अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो सकल देय आयकर की राशि हमने एकत्रित कर ली है 17,600 रुपये। इसके पश्चात हम प्रश्न के अगले भाग में जाएंगे जहां पर हम नंबर 5 निकालेंगे। शुद्ध देय आयकर की गणना। मैंने इसके पहले कहा था कि हम जो निकाल रहे हैं वो सकल है, ग्रॉस है, और इस पर अभी हमको अधिभार या शिक्षा उपकर देना है। तो देखें, शुद्ध देय आयकर की गणना करने के लिए हम ले लेंगे सकल आयकर जो कि देय है। देय का मतलब यह है कि हमने अभी तक दिया नहीं है। तो ये राशि अभी अभी हमने कैलकुलेशन से निकाली है, ये थी 17,600। ये हम ले लेंगे 17,600 रुपये। अब देखिए, आपके प्रश्न में एक अलग सी बात पूछी गई है। नंबर ब कहता है अधिभार, जिसे हम सरचार्ज कहते हैं, ये कहता है देय आयकर का 10% होगा यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक हो। अब प्रश्न में आपको याद दिला दूं कि आपकी कुल वार्षिक कर योग्य राशि केवल 4,26,000 है, जो कि आपके प्रश्न में दिए गए राशि 10 लाख से कम है। इसलिए नंबर ए, नंबर पहला यहां कर लेंगे अधिभार। अधिभार इसकी राशि लगेगी नील। नील क्यों लगेगी? क्योंकि वार्षिक कर योग्य आय हमने कितना देखा था इसके पहले? ये आय थी 4,26,000 रुपए। तो यहां लिख देंगे वार्षिक कर योग्य आय 4,26,000 रुपए, जो कि 10 लाख रुपए से कम है। इसलिए आपकी दर जो है 10% नहीं लगेगी, बल्कि इस पर कोई भी आय हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा कहता है शिक्षा उपकर जो देय आयकर का 3% है। तो यहां हम ले लेंगे नंबर दूसरा, शिक्षा उपकर जो कि देय आयकर का 3% है। देय आयकर का 3%। ये 3% भी किस राशि पर निकलनी है? 17,600 पर। तो यहां निकाल लेंगे हम 17,600 गुणित 3/100। कैलकुलेट करने पर यह राशि आ जाएगी 528 रुपए। इस प्रकार शुद्ध देय आयकर की राशि निकालने के लिए हम इन तीनों राशियों का योग कर लेंगे, जो कि कुल मिलाकर होगी 18,128 रुपए। ये कहलाएगा शुद्ध देय आयकर।
इसको निकालने के बाद हम वापस अपने सवाल में चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वह करदाता वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,600 रुपये प्रति माह आय कर देता है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई भी कर्मचारी यह नहीं चाहता कि उसे वित्तीय वर्ष के अंत में भारी आयकर चुकानी पड़े, इसलिए वह क्या करता है, प्रत्येक माह एक निश्चित राशि आय के रूप में अग्रिम जमा करता जाता है, और जब वर्ष के अंत में उसे आय कर देने की बारी आती है तो वह जमा किए गए आयकर की राशि जो अग्रिम के रूप में होती है वह क्या करता है, घटा देता है, और बची हुई शेष राशि उसे वर्ष के अंत में केवल चुकाना पड़ता है। तो यह उसकी ये बुद्धिमानी है। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। आपके प्रश्न के हिसाब से उस व्यक्ति करदाता ने प्रत्येक महीने इस राशि में से हम माइनस करेंगे अग्रिम कर। अग्रिम कर राशि निकालने के लिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है 1,600 रुपये प्रति माह। वह कितने माह तक जमा करता है, 11 माह तक। तो अग्रिम कर की राशि निकालने के लिए हम 1,600 का गुणा 11 माह से करेंगे, जिसकी राशि निकालने के पश्चात यह आ जाएगी 17,600 रुपये। फिर से बता दूं, 18,128 रुपये का आपको भुगतान करना था, लेकिन आपने अग्रिम राशि जमा करके रखी है 17,600। तो सीधा सा अर्थ है कि 18,128 में 17,600 की राशि जमा है, जो कि 18,128 में घटेगी। शेष राशि करदाता को आयकर के रूप में चुकानी होगी। तो 18,128 में 17,600 की राशि घटाने के पश्चात हमारे पास बचता है 528 रुपये। तो यह कहलाएगा अग्रिम कर के पश्चात शुद्ध देय आय कर। स्पष्ट है कि व्यक्ति करदाता को केवल 528 रुपये की राशि देय आयकर के रूप में चुकानी होगी। मैंने फिर से कहा है कि आखिरी में आप क्या करेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे, अतः करदाता को कुल 528 रुपये की राशि आयकर के रूप में चुकानी होगी। स्टूडेंट्स, आपके पाठ्य पुस्तक में जितने सवाल दिए गए हैं, मैंने 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर इन दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए सारे प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। सांख्यिकी के कुछ और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सभी स्टूडेंट को आपके वार्षिक परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।